वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय नीतीश कुमार। स्वागत है आप लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय नीतीश कुमार पे। आई होप आप सभी इस लॉकडाउन में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और माफ़ कीजिएगा मेरी क्लासेस थोड़ी सी आने में लेट हो गई। अब मैं आपकी क्लासेस बैक टू बैक यूट्यूब पे लूँगा, तो आपका समय ना बर्बाद करते हुए सीधे मैं मुद्दे पे आता हूँ। लेट्स कम टू द पॉइंट। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको इंग्लिश की बेसिक इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट किया था, आज मैं उससे थोड़ी सी आगे बताता हूँ। तो इसमें आपको इंग्लिश सीखने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं इंग्लिश में, उसे सिखाऊंगा। चलिए आइए। तो सबसे पहला बात मैं करता हूँ अफिक्सेस की। यहाँ दिखाई दे रहा है? हाँ। तो सबसे पहला बात मैं करता हूँ अफिक्सेस। अफिक्सेस की किसकी बात की? अफिक्सेस। अफिक्सेस को समझा जाए तो इसे हिंदी में बोला जाता है शब्दांश बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शब्दांश। हिंदी में नहीं समझाऊंगा, आराम से इंग्लिश को इंग्लिश में सीखो, आराम से सीखो। चलो अफिक्सेस की बात की जाए तो अफिक्सेस अपने आप में दो टाइप में हुए। कितने टाइप में हुए? दो टाइप में। तो अफिक्सेस को समझने के लिए तो एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है सफिक्स। क्या बोला? प्रीफिक्स और एक हुआ आपका सफिक्स। तो अब आपको दोनों में एक चीज़ कॉमन दिखेगा, दोनों में एक चीज़ कॉमन दिखेगा, वो शब्द हुआ फिक्स। इसमें भी फिक्स, इसमें भी फिक्स। तो अब बात उठा प्री का मतलब क्या हुआ? तो प्री का मतलब होता है बिफोर। प्री का मतलब क्या हुआ? बिफोर, जिसका मतलब होता है के पहले। क्या होता है? के पहले। और सब का मतलब क्या हो गया? तो सब का मतलब हो गया आफ्टर, मतलब के बाद। अब बात उठा कि के पहले के बाद का मतलब क्या हुआ? अगर जो मैं आपसे पूछूं कि के पहले और के बाद का मतलब क्या हुआ, तो इसमें बात होती है जुड़ने की। किसकी बात होती है? जुड़ने की। तो इसे आराम से सीखे। तो के पहले, तो जो इसमें जुड़ता है वो अपने आप में हुआ रूट। अब के पहले के बाद क्या होगा? तो उसे कहते हैं रूट। रूट को हिंदी में धातु कहते हैं। वो वाला धातु नहीं जो मेटल होता है, वो वाला नहीं। ये हिंदी के अनुसार समझा जाए तो धातु को कहा जाता है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं हिंदी के अकॉर्डिंग टू हिंदी। लेकिन अंग्रेजी कहती है हिंदी को नहीं मानती है, तो आप अंग्रेजी को अंग्रेजी में सीखें, हिंदी में ना सीखें। तो रूट को कहा जाता है, जो मैं इंग्लिश में इसे डिफाइन करूं तो रूट को कहा जाता है बेसिक फॉर्म ऑफ अ वर्ड। क्या होता है? बेसिक फॉर्म ऑफ अ वर्ड। आराम से एकदम सीखे। ये हो गया, ये हो गया आपका रूट। अब प्रीफिक्स के रूप में आपको दिया रहता है, या फिर आप लोग en जोड़ सकते हैं, im जोड़ सकते हैं, in जोड़ सकते हैं, या फिर आप लोग जोड़ सकते हैं डिस जोड़ सकते हैं, etc। बहुत सारे हैं, लेकिन आपको अभी जितना ज़रूरत है उतना ही पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद सफिक्स के रूप में आप लोग जोड़ सकते हैं, किसी भी शब्द के अंत में जोड़ने के लिए मेंट जोड़ सकते हैं, या फिर in जोड़ सकते हैं, या फिर SION जोड़ सकते हैं, या फिर TION जोड़ सकते हैं, या फिर TY जोड़ सकते हैं, या फिर वाई जोड़ सकते हैं, ETC और बहुत सारे नेस हुड, ये सारे जोड़ सकते हैं, लेकिन उतना आपको लिखाना नहीं है। तो जैसे अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल देता जाऊंगा, आपको पकड़ना कि कौन सा प्रीफिक्स है सफिक्स। प्रीफिक्स सफिक्स का मतलब हिंदी में कहा जाए तो उपसर्ग और प्रत्यय, यही दोनों पढ़ाया जाएगा। तो चलिए लिख लेते हैं। मैं आपके सामने एक वर्ड लिखता हूँ, आपको पकड़ना कि इसमें कौन सा प्रीफिक्स है और कौन सफिक्स है। यानी रूट से जो पहले जुड़ेगा वो प्रीफिक्स होगा और जो बाद में जुड़ेगा वो सफिक्स होगा। रूट जिसके बिना, एक ऐसा वर्ड जो हमेशा ही उसके बिना मीनिंग कायम नहीं रहेगा। जैसे मैंने लिखा ऑनेस्टी, जैसे मैंने सब लिखा ऑनेस्टी, नॉट हॉनेस्टी, ऑनेस्टी। तो ऑनेस्टी में आपको जो एक वर्ड मेन रूट दिखेगा वो होगा आपका क्या शब्द होगा? ऑनेस्ट। अगर जो मैं ऑनेस्ट ही हटा दूं, ऑनेस्ट तो आपका मेन शब्द हो गया, यही आपका क्या हुआ? रूट हुआ। तो ऑनेस्ट ही आपका क्या हुआ? रूट हुआ। तो आपने रूट में क्या जोड़ने का काम किया? बाई। तो रूट के बाद सफिक्स करने का काम किया, तो ये बाई अपने आप में क्या हुआ? सफिक्स हुआ। बाई अपने आप में क्या हुआ? सफिक्स। समझ में आया? जैसे मैं आपके सामने एक वर्ड और लिखता हूँ, क्या लिखा? इंजॉयमेंट। क्या लिखा? इंजॉयमेंट। अब इसमें आपको पकड़ना है मेन शब्द क्या है, रूट क्या है। तो जिसके बिना कोई वर्ड नहीं बना जाता, ऐसे कहा जाता है कि प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस इनका कोई
इनका इंडिपेंडेंट कोई मीनिंग नहीं होता है। एक का होता है जैसे एबल को, तो एबल का मतलब होता है योग्य, लेकिन ऐसे प्रीफिक्स और सफिक्स का इंडिपेंडेंट कोई मीनिंग नहीं होता। जैसे मैं कह दूं कि ये लो, मैंने लिखा डिश, आप बड़े डिश से, इसका क्या मतलब? नहीं, तो इसका कोई मतलब तो निकला नहीं। तो इसीलिए प्रीफिक्स और सफिक्स का कोई इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं होता। मैंने शब्द लिखा इंजॉयमेंट, तो इंजॉय आपका मेन शब्द हुआ, इंजॉय आपका क्या हुआ? मेन शब्द हुआ, जिसे आपने रूट नाम दिया, रूट, और इसमें आपने सफिक्स क्या किया? मेंट, तो ये आपका मेंट क्या हो गया? सफिक्स हो गया। मेंट क्या हो गया आपका? सफिक्स हो गया। जैसे एक वर्ड और मैं आपके सामने लिख देता हूँ, यहाँ तो दिख रहा होगा, ये ज़्यादा ऊपर हो जाएगा। चलो, जैसे मैंने लिखा डिस ऑनेस्ट, डिस ऑनेस्ट। अब इसमें आपको एक मेन शब्द खोजना है जो रूट हो, तो रूट क्या हो गया आपका? ऑनेस्ट आपका क्या हो गया? रूट हो गया। और डिस इसके पहले हमने जोड़ा, रूट के पहले, तो रूट के पहले जोड़ा तो ये क्या हुआ? अपने आप में प्रीफिक्स हुआ। क्या हुआ? प्रीफिक्स हुआ। चलिए इसी से एक वर्ड और लिख देते हैं, एग्जाम्पल। इंग्लिश को समझने का सबसे अच्छा तरीका है, ना रूल नियम वम कुछ नहीं, आप जितना ज़्यादा एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करोगे उससे ही सीख जाओगे। तो चलिए, इम्पॉसिबल हमने एक वर्ड लिखा, इसमें एक कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि आपका रूट है? आपके पास मेन वर्ड क्या हुआ? पॉसिबल हुआ। क्या हुआ? मेन वर्ड पॉसिबल, तो पॉसिबल आपका रूट हुआ, और ये इम क्या हुआ? प्रीफिक्स हो गया। क्या हो गया? प्रीफिक्स हो गया। अब मैंने प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस की जानकारी दे दी आपको। अब आपको इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। मैं आपसे थोड़ा सा एक बात बताता हूँ कि कभी कभी प्रीफिक्स और सफिक्स के, कभी कभी प्रीफिक्स और सफिक्स के, यानी प्रीफिक्स और सफिक्स के जुड़ने के कारण जो मीनिंग में चेंजेस दिखते हैं उसे इनफिक्स कहते हैं। मैंने क्या कहा? चलो, जो चीज़ मैंने कहा वो चीज़ आपको लिखना है। कभी कभी प्रीफिक्स और सफिक्स के जुड़ने के कारण चेंज इन मीनिंग, चेंज इन मीनिंग, चेंज इन मीनिंग उसे कहा जाता है इनफिक्स कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? इनफिक्स। यानी कभी कभी प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस के जुड़ने के कारण जो वर्ड मीनिंग में चेंजेस दिखते हैं उसे इनफिक्स कहते हैं। अब इनफिक्स क्या होता है ये समझना है। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, आपके सामने मैंने एक रूट लिखा पुअर। क्या लिखा? पुअर। पुअर से अगर आप बनाना चाहें तो दो शब्द बनेगा, एक बनेगा आपका पुअरनेस। क्या बनेगा? पुअरनेस। तो अगर जो पुअर, तो ये आपका रूट हो गया है, और इसमें नेस हमने क्या किया? सफिक्स किया। क्या किया? सफिक्स। तो आराम से सीखे। उससे पुअर से एक और वर्ड बनता है, वो होता है पोवर्टी। क्या बनता है? पी, पोवर्टी। अब हमने देखा पी डबल ओ, यहाँ तो ओ है, यहाँ पे इस ओ के ज़्यादातर भी कहाँ से आ गया? यही दिक्कत हुआ। तो हमने क्या कहा? कभी कभी प्रीफिक्स और सफिक्स के जुड़ने के कारण जो मीनिंग में चेंजेस दिखते हैं उसे इनफिक्स कहते हैं। तो यानी हमारे पास यहाँ मेन रूट, तो हमारे पास रूट था पुअर, लेकिन यहाँ पे एक ओ तो दिखा, लेकिन एक ओ के ज़्यादातर क्या दिख गया? भी, और क्या दिख गया? ई। तो ये दोनों शब्द क्या हुआ? तो ये दोनों लेटर हुआ, इनफिक्स हो गया। क्या हो गया? इनफिक्स। इसी को नाम दिया गया इनफिक्स। तो प्रोवर्टी अपने आप में क्या हुआ? इनफिक्स हो गया। जैसे एक और एग्जाम्पल देते हैं, डिसाइड आपका मेन शब्द हुआ, मान ले जाए डिसाइड में आयन हमने जोड़ा। क्या जोड़ा? आयन। तो आपका शब्द बना DECISION, डिसीजन बना। तो हमने DECI इतना दूर तक तो ठीक है, लेकिन इस डी के ज़्यादातर ये एस कहाँ से आ गया? तो ये एस इनफिक्स हुआ अपने आप में। क्या हुआ? इनफिक्स। इनफिक्स की हिंदी कही जाए तो कहे जाता है इसे मध्य प्रत्यय, मतलब बीच वाला प्रत्यय। समझ में आया? एक एक चीज़ क्लियर हुआ? चलो, आप इसे चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो अभी थोड़ा सा और, ये आपका प्रीफिक्स हो गया। उसके बाद होता है, इधर दिख रहा है, चलो, एक होता है प्रीफिक्स हो गया, सफिक्स भी खत्म, और एक होता है सिलेबल। सिलेबल क्या होता है? सिलेबल बोल के सुना है? सिलेबल। तो सिलेबल किसे कहा जाता है? तो सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन दे देता हूँ। सिलेबल, सिलेबल इज अ पार्ट ऑफ वर्ड that contains a single vowel sound and that is pronounced separately
पहले फिर से बोलो, सिलेबल इज अ पार्ट ऑफ वर्ड, सिलेबल शब्द का ही पार्ट होता है, डेट कंटेन्स अ सिंगल वॉवल साउंड, जो रखता है एक सिंगल वॉवल साउंड, एंड डेट इज प्रोनाउंस्ड सेपरेटली, और उसे एक सेपरेट तरीके से हम लोग प्रोनाउंस करते हैं। जैसे मैंने एक वर्ड लिखा आपके सामने, हॉट, क्या लिखा, हॉट, क्या लिखा, हॉट। तो इसमें आप लोग वॉवल साउंड पे आप लोग फोकस करें। तो इसमें एक वॉवल हुआ तो ये वन सिलेबल हुआ, क्या हुआ, वन सिलेबल। तो इसका जो कहा जाए तो ये अपने आप में वन सिलेबल। जैसे मैंने आपके सामने एक वर्ड लिखा मंडे, डे ना डे, तो मंडे, इसमें आपके पास दो सिलेबल दिखेंगे, एक तो हो गया ओ और एक हो गया ए, दो वॉवल साउंड हुए तो ये टू सिलेबल हुआ, क्या हुआ, टू सिलेबल, टू सिलेबल। उसके बाद तीसरा, अगर जो मैंने एक वर्ड लिखा वंडरफुल, तो एक हो गया डब्लू, एक हो गया ई, एक हो गया फुल में यू में, तो ये तीन सिलेबल हुआ। तो ये मोर देन टू सिलेबल हो गया, क्या हो गया, थ्री सिलेबल कह सकते या फिर मोर देन टू सिलेबल। क्या काम ने, मोर देन टू सिलेबल, मोर देन टू सिलेबल। तो ये आपको सिलेबल समझ में आ गया। उसके बाद अब थोड़ा सा मिटा देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले, टेक योर टाइम प्लीज, ठीक है, मिटा रहा हूँ। इंग्लिश को इस तरह सीखो कि अब की बार आखिरी बार, एक बार सीखना है, बार बार नहीं। एक बार तैयारी करो, किसी भी एग्ज़ाम में जाओ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब मैं आपके सामने कुछ वर्ड लिखता हूँ। एक होता है स्लैंग, क्या होता है, स्लैंग। अब बात उठी स्लैंग क्या होता है, तो स्लैंग होता है, स्लैंग को कहा जाए तो इसे कहा जाता है नॉन डिक्शनरी यूज ऑफ अ वर्ड, यूज ऑफ अ वर्ड। स्लैंग क्या होता है, नॉन डिक्शनरी यूज ऑफ अ वर्ड। अगर जो आप इनका मीनिंग डिक्शनरी में खोजना चाहें तो इनका मीनिंग नहीं मिलेगा डिक्शनरी में, लेकिन हम लोग अपनी बोलचाल की भाषा में इसे यूज करते हैं। जैसे एक वर्ड मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, जिसे मैं लिख रहा हूँ द ब्रिटिशर रूल्ड ऑल ओवर इंडिया, द ब्रिटिशर्स रूल ऑल ओवर इंडिया। तो अब एक बात बताओ, द ब्रिटिश करके ब्रिटिश वाले सभी लोगों को बोध करा ही दिया, तो द ब्रिटिशर्स लिखने की क्या जरूरत है हमें। तो ये अपने आप में एक स्लैंग हुआ, द ब्रिटिशर। आप इसके ज़्यादातर द ब्रिटिश लिख सकते हैं, द ब्रिटिश। और देखो जैसे आप लोग कहते हैं ही इज़ माई इंग्लिश टीचर, तो आपके सामने लिख रहा हूँ इंग्लिश टीचर, इंग्लिश टीचर। तो इंग्लिश टीचर ये भी लिखना एक स्लैंग है अपने आप में। क्यों, अगर जो मैं आपको इसको प्रूफ करता हूँ, जैसे मैंने लिखा एक अमेरिकन बैंक, अमेरिकन बैंक, अमेरिकन बैंक। तो एक बात बताओ, वो बैंक जिसे किसने बनाया, अमेरिका ने बनाया, इस बैंक को किसने बनाया, अमेरिकन में। तो आप कह रहे हो इंग्लिश टीचर, तो इंग्लिश टीचर का मतलब मुझे किसी ब्रिटिश ने बनाया होगा, हैं। अगर जो आप लोग कह रहे हो इंग्लिश टीचर तो मुझे किसी ब्रिटिश ने बनाया होगा, ये तो सरासरी बदतमीजी वाली बात हो गई, मुझे तो किसी ब्रिटिश ने नहीं बनाया। तो इंग्लिश टीचर कहना भी एक स्लैंग होता है। आप इसकी ज़्यादातर कह सकते हैं द टीचर ऑफ इंग्लिश, द टीचर ऑफ इंग्लिश। तो आज के बाद आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे होंगे, जैसे मैथ्स का होगा तो आप उसे मैथ टीचर नहीं बोलोगे, द टीचर ऑफ मैथ या फिर द टीचर ऑफ इंग्लिश बोलना। ये स्लैंग है, सीधा आप उसे गाली दे रहे हो, समझा जाए तो। अगर जो आप लोग कह रहे जबकि मुझे तो मेरे माता पिता ने बनाया और तुम कह रहे हो कौन, ब्रिटिश वाला बना दिया, जो सीधा सीधी गाली होगी। आगे चलते हैं। और बहुत ही ऐसे होते जैसे आप लोग कहते हैं, आप लोग जब फ्रस्ट्रेशन गुस्से में होता है, जब आपका मूड तमतमाया हुआ रहता है, तो आपके सामने कोई आके और जो बोल देता है तो आप लोग नहीं कहते गो टू हेल, गो टू हेल, भाड़ में जाओ, बोलते हो कि नहीं बोलते हो। तो
जहाँ पे आप लोग इस हेल को समझा रहे हो, तो हेल का मतलब होता है नरक। तो क्या आप नरक में जा रहे हो? तो आपका जो दिखाना चाहते हैं, आप फ्रस्ट्रेशन अपनी दिखाना चाहते हैं किसी के ऊपर, तो ये भी अपने आप में एक स्लैंग होता है। जैसे आप लोग लिखते हो हाफ पैंट, हाफ पैंट्स, तो हाफ पैंट्स भी अपने आप में एक स्लैंग होता है। हाफ पैंट्स नहीं होता है, आप लोग इसकी जगह बोलना चाहें तो शॉर्ट्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? शॉर्ट्स। शॉर्ट्स जो पहनते हो, समझ में आया? एक हो गया, ये हो गया टेक्निकल। क्या हो गया? स्लैंग। स्लैंग जो होता है भाषा, इनफॉर्मल इंग्लिश में दो रूप होता है, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। तो फॉर्मल का प्रयोग हम लोग रिटन एस्पेक्ट में करते हैं, जबकि इनफॉर्मल बोलचाल की भाषा में। बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते हैं वो देखो हाफ पैंट पहन ले है, ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? चलिए आगे चलते हैं। अब दूसरा वर्ड होता है सुपरफ्लूस। क्या होता है? सुपरफ्लूस, यानी सुपर से भी ऊपर जाएगा। सुपर का मतलब हो गया बियॉन्ड। सुपर को समझा जाए तो सुपर का मतलब होता है बियॉन्ड। और फ्लॉस का मतलब हो गया, तो फ्लॉस का मतलब हो गया फ्लो, मतलब जो ऊपर में फ्लो रहे, इसी को कहा जाता है। अगर जो इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन समझी जाए तो इसे कहा जाता है मोर देन रिक्वायर्ड वर्ड। मोर देन रिक्वायर्ड वर्ड यानी आवश्यकता से ज़्यादा यूज वर्ड। जैसे आप लोग जब बचपन में पढ़ते थे तो क्या कब बोलते थे? तो बचपन में आप लोग पढ़ते थे तो कहते थे रिस्पेक्टेड सर। आपको एप्लीकेशन बोलने के लिए दिया जाता तो आप लोग लिखते थे रिस्पेक्टेड सर। क्या लिखते थे? रिस्पेक्टेड सर। तो एक बात बताओ, तुम सर बोल के किसी को रिस्पेक्ट दे ही रहा है तो ये रिस्पेक्टेड लिखने से ज़्यादा खासा फर्क पड़ रहा है। जैसे आप मान लीजिए मेरे सामने कोई आदमी खड़ा है, मैंने उसे बोला सर प्लीज़ साइड हो जाइए, तो मैंने उसे सर बोल के इज्जत दे ही दिया, तो रिस्पेक्टेड बोलने से क्या ज़्यादा इज्जत दे रही है? तो ये सुपरफ्लूस वर्ड है, रिस्पेक्टेड कहने का गलत हो गया। जैसे आप लोग का तो सेम आइडेंटिकल, जैसे आप लोग का तो सेम आइडेंटिकल। एक बात बताओ, आप लोग बचपन में स्कूल में पढ़ते होगे तो आपको स्कूल में एक आइडेंटिटी कार्ड दिया जाता था। आइडेंटिटी कार्ड किस लिए? ताकि आप सभी लोग सेम दिखे, ताकि आप लोग क्या दिखे? सेम दिखे। तो आइडेंटिकल होती है वो चीज़ जो अपने आप में सेम होती है। सेम लिखना इसके साथ गलत होता है, ये होता है सुपरफ्लूस यानी मोर देन रिक्वायर वर्ड। इसे रिडंडेंट भी बोला जाता है। और समझ में आया? इसका सिनोनिम्स होता है रिडंडेंट। और जैसे आप लोग कहते हैं रीजनिंग से एक बात याद आती है, रेगुलर सीरीज। एक बात बताओ, सीरीज होती ही हमेशा रेगुलर। अगर मैं कहता हूँ 1 2 3 4 तो ये अपने आप में रेगुलर सीरीज हुआ। अगर जो मैं कहता हूँ 1 15 28 23 35 तो ये क्या? रेगुलर सीरीज हुआ। तो सीरीज अपने आप में होती ही है रेगुलर। बैलेंस डाइट, तो अगर जो आप बैलेंस की डाइट की अगर जो आप लोग डेफिनेशन जानेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी में, तो आप लोग देख लीजिए उसमें, तो वो बैलेंस होती हैं डाइट होती हैं अपने आप में क्या? बैलेंस। और आप लोग और देखना चाहें तो कहते हैं, जैसे आप लोग कहते हैं फेमस सेलिब्रिटी। क्या बोलते हैं? फेमस सेलिब्रिटी। अच्छा एक बात बताओ, सेलिब्रिटी जैसे नॉर्मल आदमी मेरे सामने कोई मान ले, जब मेरा एक दोस्त है तो वो क्या सेलिब्रिटी बन जाएगा? जब तक कि वो फेमस नहीं रहेगा तब तक कि वो सेलिब्रिटी नहीं कहलाएगा। तो सेलिब्रिटी होता ही है वो लोग जो कि फेमस होते हैं। तो इसके साथ फेमस लिखना अपने आप में गलत है। ऐसे इतने सारे वर्ड हैं जितना कि आप लोग, जैसे आप लोग कहते हो बेसिक फंडामेंटल, तो फंडामेंटल होता ही आपका बेसिक नेसेसरी होती हैं आपकी बेसिक। जैसे आप लोग कहते हैं फाइनल कंक्लूजन होता ही है वो जगह जो आप लोग फाइनल करते हैं। जैसे मान लीजिए 5 जज का एक ग्रुप है और जो कोई मान लीजिए राम मंदिर पर मुद्दा चल रहा था, तो उसमें राम मंदिर का मुद्दा उठाया गया, तो 5 जजों ने जब डिसीजन लिया तो उनका डिसीजन क्या होगा? फाइनल ही होगा। तो आप लोग कहते हैं फाइनल डिसीजन। अरे डिसीजन खुद में होता ही है फाइनल, कि एक बार डिसीजन ले लेना है ना, ये डिसीजन नहीं माना जाएगा, अगला बार जो डिसीजन होगा इससे नहीं, डिसीजन होता ही अपने आप में फाइनल। इतने सारे वर्ड हैं, उतना लिखाना पॉसिबल भी है नहीं। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए मिटा देता हूँ।
अब आपका टॉपिक स्टार्ट हो पाए तो अच्छा है, नहीं तो अगला वीडियो में मिलेंगे। चलिए अभी थोड़ा सा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो यहाँ पे लिख देता हूँ। ये क्या रहा? व्हाट यू कॉल इट? ग्रामर, नॉट ग्रामर। आप तक आज तक आपने कहीं भी गए होंगे तो वो कहता होगा सीधे ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, तो ग्रामर नहीं होता है, इसकी रियल प्रोनाउंसिएशन होती है ग्रामर। क्या होती है? ग्रामर। इसमें जो ये आर होता है ये आर साउंडेड नहीं किया जाता। अब आप लोग पूछ सकते हो, क्योंकि इंग्लिश में एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज में कुछ भी फिक्स नहीं होता है। अगर जो आपको कोई व्यक्ति कहता है कि फिक्स होता है तो ये गलत चीज़ें हैं। आपको इसमें हमेशा पॉसिबिलिटी ही काम करती रहेगी। ये क्या हुआ? ग्रामर। तो इसमें आर को नहीं बोला जाता। अब आप लोग पूछ सकते हैं कि सर आर क्यों नहीं बोला जाता है? तो इसका भी रीज़न है। अगर इस आर के यहाँ दिख रहा अगर इस आर के पहले कोई वॉवल आ जाए, हमने बताया था वॉवल लेटर में कितने होते हैं? 5, A-E-I-O-U, और अकॉर्डिंग टू साउंड 20 होते हैं। साउंड के अकॉर्डिंग कितने होते हैं? 20। तो ये वॉवल A-E-I-O-U, इन सब में से कोई भी आ जाए तो इस रा को प्रोनाउंस नहीं किया जाता है, इसकी ज़्यादातर किया जाता है आ किया जाता है। तो इसीलिए इसे अगर जो आप लोग पढ़ते हैं तो इसे इस तरह से पढ़ा जाता है, ग्रामर। क्या पढ़ा जाता है? ग्रामर। तो इसे आर नहीं बोला जाता, आर नहीं बोला जाता, इसमें ये हलंत होता है अकॉर्डिंग टू संस्कृत। ये समझ में आ गया? और अगर जो इस आर के बाद इस, जैसे मैं आपके सामने एक वर्ड लिख देता हूँ, ये क्या लिखा आप लोग पढ़ के सुनाए? आप लोग पढ़ते होंगे फादर, तो फादर नहीं फादर, फादर सही से बोलना सीखो। इसके बाद आगे जब ग्रामर सिखाऊंगा तब इसमें इसका इम्पोर्टेंट रोल आएगा, ठीक है? तो अगर जो इस आर के बाद कोई वॉवल आ जाए तो इस आर को बोला जाता है, यानी इस आर को प्रोनाउंस किया जाता है, तब इसकी प्रोनाउंसिएशन आर होती है। जैसे जो मैं आप लोग के सामने कर रहा हूँ वो आपका क्या हो? रिक्वेस्ट। तो इस आर के बाद वॉवल आया तो ये रिक्वेस्ट बोला जाएगा, रिक्वेस्ट में आर बोला जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? तो आराम से सीखें। अब मैं इसके बाद अब आगे लेकर चलता हूँ, ये मिटा देता हूँ। तो ग्रामर को पढ़ने के लिए आपको 4 दायरे फिक्स करना पड़ेगा। सबसे पहले हो गया आपका फोनोलॉजी। क्या हो गया? फोनोलॉजी। तो फोनोलॉजी को समझा जाए तो फोन का मतलब क्या हो गया? रूट के अकॉर्डिंग समझा जाए तो फोन का मतलब हो गया साउंड, वो का मतलब हो गया ऑफ, और लॉजी का मतलब हो गया स्टडी। यानी इसमें सबसे पहले आपको साउंड का स्टडी सीखना बहुत ज़रूरी है। देखिए इस तरह से, जैसे मैंने आपके सामने क्या लिखा? साउंड। तो साउंड अपने आप में 3 तरह के हुए। साउंड कितने तरह के हुए? 3 तरह के। पहला हो गया शॉर्ट साउंड, दूसरा हो गया लॉन्ग साउंड, तीसरा हो गया लेजी साउंड। क्या हो गया? लेजी साउंड। तो शॉर्ट साउंड में जैसे मैं आपके सामने शॉर्ट साउंड जिसे बोलने में कम समय लगता हो, क्या लगता हो? कम समय, और इसे बोलने में थोड़ा सा अधिक समय लगता हो, अधिक समय लगता हो। जैसे मैंने लिखा, ये आपके सामने एक वर्ड शीट, 2 वर्ड मैंने लिखा, एक हो गया शॉर्ट साउंड, लॉन्ग साउंड और लेजी साउंड। इसे बोले अगर जो आप लोग तो बोले शिट। जैसे आप लोग को चोट लगता था कहते ओ शिट। और ये रहा शीट, जो आप पेपर देते हैं। जैसे आपके सामने मैंने एक शब्द लिखा बीच, और ये लिख दिया बीच, इसे बीच और ये बीच। अगर जो आपका कोई दोस्त कहता है कि मैं बीच पे घूमने गया था, तो बीच पे नहीं, बीच पे घूमने गया था। ये समझ में आ गया? 4 चीज़ें पूरा हो जाएगी। तो इस तरह से। और लेजी साउंड जैसे आप लोग बोलते हो टुडे, टुडे, डे, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसके बाद अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे, ठीक है? हमारा टाइम समाप्त। अब अगले वीडियो में आप सभी से ज़रूर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।